हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जो भी अपने डबल डोर फ्रिज के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक भाग प्रयोग किए जाते हैं, किसका क्या काम होता है, उसकी चेकिंग किस तरह से करते हैं। हम सामने वालों को किस तरह से बताते हैं कि आपका ये भाग खराब है, ये सही है, तो उसकी चेकिंग समझेंगे। तो दोस्तों हमें किस तरीके से पता चलेगा अपना कौन सा भाग अपना खराब है, कौन सा सही है, तो उसकी चेकिंग समझेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है पर एंड तक जरूर देखिए। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से चेकिंग समझाऊंगा और जो भी अपने भाग प्रयोग किए जाते हैं इन सबकी जानकारी बताऊंगा किसका क्या काम होता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। सबसे पहले अपने कंप्रेसर आता है। क्या आता है दोस्तों? कंप्रेसर, उसके बाद ओएलपी, फिर रिले, थर्मोस्टेट, डोर स्विच, बल्ब, कैपेसिटर। दोस्तों ये यहाँ कैपेसिटर था अपने सिंगल डोर फ्रिज के अंदर जो भाग प्रयोग किए जाते हैं वही भाग अपने डबल डोर फ्रिज के अंदर ही प्रयोग किए जाते हैं। पर दोस्तों अपने जो एक्स्ट्रा भाग प्रयोग किए जाते हैं वो अपने डिफ्रॉस्ट हीटर है, बायोमेटल है, थर्मल फ्यूज है, डिफ्रॉस्ट टाइमर है, एयरपोर्टर फैन है। तो दोस्तों अपने 5 भाग अपने डबल डोर फ्रिज के अंदर एक्स्ट्रा प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने सिंगल डोर फ्रिज के अंदर जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक भाग प्रयोग किए जाते हैं उनकी सबकी चेकिंग बता चुका हूँ। फिर मैं आपको एक बार समझाता हूँ और दोस्तों फिर उसके बाद मैं जो भी अपने डबल डोर फ्रिज के अंदर जो भी भाग प्रयोग किए जाते हैं उसकी चेकिंग समझाऊंगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से देखिए क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से देखिए, ना कि वीडियो को आगे बढ़ाकर आप वीडियो को देखिए। कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। अगर दोस्तों आप कंप्रेसर की चेकिंग जानते हो तो फिर भी कुछ ना कुछ आपको जरूर नया मिलेगा, इसलिए वीडियो को आगे नहीं बढ़ाइए, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को देखिए। तो दोस्तों अपने सबसे पहले कंप्रेसर का काम बताता हूँ, उसके बाद इसकी चेकिंग समझाऊंगा। कंप्रेसर क्या काम होता है? कंप्रेसर काम होता है दोस्तों गैस को एक तरफ से खींचकर दूसरी तरफ गैस को फेंकना काम अपने कंप्रेसर का होता है। ठीक है दोस्तों, फ्रिज के अंदर कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? फ्रिज के अंदर अपना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। कौन सा? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर फ्रिज के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपने एसी के अंदर कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? एसी के अंदर अपने रोटरी कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। रोटरी कंप्रेसर की विशेषता होती है यह साइज में लंबा रहता है और उसके साथ अपने एक्यूमुलेटर भी लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, फ्रिज के अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो अपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। चाहे अपना सिंगल डोर की फ्रिज हो, चाहे डबल डोर की फ्रिज हो, चाहे वाटर कूलर हो या डीप फ्रीजर हो, अधिकतर सभी में अपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। ओनली अपने एसी के अंदर अपने रोटरी कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी चेकिंग किस तरीके से करते हैं? दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग समझेंगे। दोस्तों इसके अंदर अपना सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, इस तरीके से 3 पॉइंट होते हैं। इन तीनों पर अपना ओएलपी रिले के माध्यम से सप्लाई मिलती है और कंप्रेसर अपना सुरक्षित तरीके से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी चेकिंग किस तरीके से करेंगे? अपने कोई भी मल्टीमीटर या किलोमीटर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मल्टीमीटर किलोमीटर लेंगे और इसे अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे। वो कंटिन्यूटी पॉइंट जानते होंगे जहां अपना बजर की आवाज आती है, जहां अपना बजर की आवाज आती है वो अपना कंटिन्यूटी पॉइंट कहलाता है। इस तरीके से दोस्तों ये अपने बजर की आवाज आ रही है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन तीनों पिनों को बारी बारी, तो दोस्तों कहीं भी एक पिन को इस तरह रख दीजिए और उसके बाद बची हुई दोनों पिनों को बारी बारी चेक करिए। दोस्तों तीनों में अपने तीनों में कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से तीनों में कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताता है तो अपना कंप्रेसर को सही माना जाएगा। तो दोस्तों मैंने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग किस तरीके से पता करते हैं उसके बारे में बताया था मैंने आपको। तो दोस्तों इस तरीके से तीनों को बारी बारी चेक करेंगे। जिन 2 पिनों को मान सबसे ज्यादा आता है, जिन 2 पिनों को मान सबसे ज्यादा आता है वो दोनों पिन अपने रनिंग स्टार्टिंग की रहेगी। ठीक है दोस्तों, वो दोनों पिन अपने रनिंग स्टार्टिंग की रहेगी और इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर बचा हुआ तीसरा पिन अपने कॉमन का कहलाता है। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से मैं आपको एक बार बताता हूँ। जिन 2 पिनों को मान सबसे ज्यादा आता है, जिन 2 पिनों को मान सबसे ज्यादा आता है उन दोनों पिनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा पिन अपने कॉमन का कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कॉमन का कंफर्म हो चुका है। उसके बाद एक पिन को कॉमन वाले पर रखेंगे, दूसरी पिन को बारी बारी से इन दोनों पॉइंट पर चेक करेंगे। एक पिन को अपने कॉमन वाले पर रखेंगे, दूसरी पिन से बारी बारी दोनों पर चेक करेंगे। तो जिस पर सबसे ज्यादा आता है वो अपने स्टार्टिंग का कहलाता है और जिस पर कम आता है वो अपने रनिंग का कहलाता है। तो दोस्तों आपको पता है किसी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो उसमें रनिंग में टर्नों की संख्या को कम रखा जाता है और स्टार्टिंग में टर्नों की संख्या को ज्यादा रखा जाता है। तो इसलिए अपने रनिंग में कम मान बताएगा और स्टार्टिंग में अपने ज्यादा मान बताएगा। तो ठीक है दोस्तों, इन तीनों पे अपना कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए। ओनली अपना 0-1 लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। मीटर के अंदर में 0-1 लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से आपने एक नजर आ रहा होगा आपको, जिस तरीके से अभी एक नजर आ रहा होगा इस तरीके से अपना 0-1 लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। अगर दोस्तों अपने 0-1 लिखा हुआ आता है तो अपने इसे डायरेक्ट माना जाएगा। एक चेकिंग तो ये है इसकी। उसके बाद दूसरा चेकिंग किस तरीके से करेंगे? एक पिन को अपने कहीं बॉडी पर रखेंगे जहां अपने पेंट नहीं है, जहां अपना कलर खुल चुका है कंप्रेसर का, तो एक पिन को अपने उस जगह रखेंगे और दूसरी पिन को अपने बारी बारी से तीनों पॉइंट पर चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इस स्थिति में कहीं अपने बीप की आवाज आती है या फिर अपने कहीं मान बताता है मल्टीमीटर या किलोमीटर, तो उस स्थिति में इसे बॉडी अर्थ माना जाएगा, मतलब कि ये कंप्रेसर अपना खराब है। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरीके से अपना बॉडी अर्थ नहीं बताता है और तीनों में अपना कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताता है तो कंप्रेसर को अपना सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंप्रेसर को अपने इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग के अंदर अपने कंप्रेसर को सही माना जाएगा। अगर हो सकता है इसकी पंपिंग वगैरह कमजोर हो तो वो अलग बात है दोस्तों, पर अपने इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग दोस्तों इस तरीके से की जाती है। कंप्रेसर के बाद अपने ओएलपी। अब मैं ओएलपी के बारे में बताता हूँ, कंप्रेसर को मिटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अपने OLP को किस तरह से चेक करेंगे। OLP दोस्तों आपने देखा होगा, OLP अपने इस तरीके से रहती है। ठीक है दोस्तों, इसमें सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट किया जाता है। तो दोस्तों ऊपर वाले से अपने इन कराया जाता है। दोस्तों बीच में आपको छिद्र नजर आ रहा होगा, छिद्र के माध्यम से आउट किया जाता है। इसको दोस्तों कंप्रेसर के अंदर अपने कॉमन वाले में इस तरीके से लगा दिया जाता है। तो दोस्तों बीच वाले छिद्रों को अपने डायरेक्ट कॉमन वाले के अंदर लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी चेकिंग किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मल्टीमीटर को अपना वही कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे। उन दोनों पिनों को एक पिन को तो अपने ऊपर की तरफ रखेंगे और दूसरी पिन को अपने छिद्र पर रखेंगे। तो कुछ ना कुछ मान बताना चाहिए। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक पिन को तो अपने छिद्र में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक पिन को तो अपने छिद्र में रखेंगे और दूसरी पिन को अपने इस पॉइंट पर रखेंगे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ मान बताना चाहिए। तो इस तरीके से अपने बीप की आवाज आनी चाहिए। अगर इस तरीके से अपने बीप की आवाज आती है तो अपने OLP को सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उसी तरीके से अपने एक और तरह की OLP आती है, ये अपने गोल साइज में रहती है। दोस्तों अपने इन्वर्टर टाइप फ्रिज रहता है, उसके अंदर अपने इस तरीके से OLP प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों उसके अंदर से 2 वायर निकलते हैं, एक से दूसरे से आउट किया जाता है। तो दोस्तों मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे और इस तरीके से अपने दोनों पिनों पर लगाएंगे। तो कुछ ना कुछ अपना कंटिन्यूटी बताना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से लगाने पर अपना कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए। अगर कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताता है तो अपने OLP को सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपने सीरीज में जुड़ी रहती है। दोस्तों मैं इसका काम भी बताता हूँ। OLP क्या काम होता है। OLP का काम होता है दोस्तों ओवरलोड प्रोटेक्शन। OLP का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। अगर अपना कंप्रेसर चलते चलते ज्यादा गर्म हो जाता है या ज्यादा हीट हो जाता है तो अपना कंप्रेसर को सप्लाई देना बंद कर देता है, जिससे अपना कंप्रेसर बंद हो जाता है, जिससे अपना कंप्रेसर खराब होने से बच जाता है। तो दोस्तों अपने कंप्रेसर की सुरक्षा के लिए ये ओवरलोड प्रोटेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपना आगे की तरफ है रिले के क्या काम होता है। तो दोस्तों अपना रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारना का अपने रिले का होता है। तो दोस्तों अपने वर्तमान में 2 तरह की रिले प्रयोग की जाती है, PTC रिले, ओपन टाइप रिले। इन दोनों की चेकिंग समझाता हूँ दोस्तों मैं आपको। PTC रिले इस तरीके से रहती है। ठीक है दोस्तों, PTC रिले इस तरीके से रहती है। इसमें सप्लाई देने के लिए अपने 4 पॉइंट होते हैं, किसी में 2 भी रहते हैं, किसी में 3 भी रहते हैं, किसी में 1 रहते हैं। इस रिले के अंदर अपने 3 पॉइंट रहते हैं और जिसके अंदर अपने 4 पॉइंट रहते हैं उसके अंदर अपना कैपेसिटर जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अपने जिसके अंदर 2 पॉइंट रहते हैं उसके अंदर अपने कैपेसिटर का प्रयोग नहीं करते, या फिर जिसके अंदर अपने 1 रहता है उसके अंदर अपने कैपेसिटर का प्रयोग नहीं करते। दोस्तों जिसके अंदर अपने 3 और 4 पिन रहेगी उसके अंदर अपने कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसकी चेकिंग किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये इसके अंदर 4 पिनें रहती है दोस्तों में PTC रिले इस तरीके से रहती है। इसकी दोनों पिनें इधर की सेम रहती है, इधर की अपने दोनों अपने सेम रहती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दोनों इधर की सेम रहती है, इधर की दोनों सेम रहती है। किस तरीके से चेक करेंगे। तो एक पिन को अपने बीच में छिद्र में रखेंगे, इसके अंदर इस तरीके से छिद्र भी रहता है दोस्तों। तो एक पिन को अपने छिद्र में रखेंगे और दूसरी पिन को अपने इस तरीके से अपने साइड वाली में चेक करेंगे। तो साइड में इस तरीके से अपने चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। तो दोस्तों दोनों छिद्र में इस तरीके से डालेंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये भी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके डाल देंगे तो अपने कुछ ना कुछ अपना कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताता है अपने PTC रिले को अपना सही माना जाएगा। इसकी चेकिंग इस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों इसकी एक और चेकिंग मैं बताता हूँ आपको। इसे कान के यहाँ लगाएंगे और इस तरीके से हिलाएंगे। अगर दोस्तों इसके अंदर से कुछ आवाज आती है तो इसे अपने खराब माना जाएगा। अगर दोस्तों इसके अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो इसे अपना सही होने की संभावना है। अगर दोस्तों ये लगाने के बाद भी अपना कंप्रेसर नहीं चलता है तो इसे हम चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक और तरीके से मैं बताता हूँ आपको। सीरीज लेंगे अपने, क्या लेंगे दोस्तों, सीरीज लेंगे। उसको सीरीज के दोनों वायर इस तरीके से लगाएंगे, 2 या 3 सेकंड के बाद अपना सीरीज का बल्ब जलना बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से ये अपना ओपन टाइप रिले। दोस्तों इसे ओपन टाइप रिले क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी वाइंडिंग अपने ऊपर से दिखाई देती है, इसलिए अपने ओपन टाइप रिले बोला जाता है। तो इसकी चेकिंग किस तरीके से करते हैं दोस्तों। इसके अंदर अपने सप्लाई देने के लिए बीच में एक पॉइंट होता है जिसे अपने पोल पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, पोल पॉइंट। तो एक पिन को अपने मल्टीमीटर को एक पिन को अपने पोल पॉइंट पर रखेंगे और दूसरी पिन से अपने इस तरीके से दोनों छिद्र में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों छिद्र में लगाने पर अपने एक में कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। तो दोस्तों जिसको अपने कंटिन्यूटी बताता है वो अपना रनिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे क्या करेंगे, इसे हम उल्टा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे उल्टा करने के बाद उसी तरीके से एक पोल पॉइंट पर रखेंगे और दोनों छिद्र में इस तरह से बारी बारी पर रखेंगे। तो दोस्तों इसे उल्टा करने के बाद दोनों छिद्र में इस तरह से बारी बारी चेक करेंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसे सीधी स्थिति में तो एक में बताना चाहिए और तो इसे उल्टी करने के बाद दोनों पॉइंट में अपना सप्लाई बताना चाहिए। इस तरह से पलट लेंगे तो ये अपने ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ आ जाएगा और ये नीचे वाला हिस्सा अपने ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो उस स्थिति में अपने दोनों में अपने नीचे वाले में कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक पिन को अपने पोल पॉइंट पर रखेंगे, दूसरी पिन से अपने दोनों में इस तरह से चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सीधी स्थिति में तो अपने एक पर सप्लाई बताता है, तो इससे घुमाने के बाद अपने दोनों में अपने कंटिन्यूटी बताता है। तो दोस्तों इस तरीके से अपना रिले की चेकिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ है थर्मोस्टेट।
थर्मिस्टर की चेकिंग बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। तो ठीक है दोस्तों, ये अपना थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर को चेक किस तरीके से करता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। उसी तरीके से मल्टीमीटर लेंगे। थर्मिस्टर की आपने स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहते हो उसकी वीडियो पूरी देखना तो दोस्तों उसकी वीडियो को पूरी देखना चाहते हैं तो आप चैनल के वीडियो में अंदर जाके आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों थर्मिस्टर की चेकिंग और कोटा टेक्निकल पीछे लिखी है, तो आपको आराम से थर्मिस्टर की वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो से आपको 4-5 वीडियो नीचे ही आपको थर्मिस्टर की वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से थर्मिस्टर की चेकिंग बता चुका हूँ मैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये थर्मिस्टर है अपना, थर्मिस्टर को लेंगे और अपना मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद अपने इसे ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे ऑन करेंगे और इस तरीके से ऑन करने के बाद दोनों में अपने सप्लाई बताना चाहिए। इसके अंदर सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर सप्लाई देने के लिए दो पॉइंट होते हैं और एक तरह का अपना स्विच रहता है। दोस्तों थर्मिस्टर एक तरह का स्विच रहता है। अगर अपना फ्रिज चलते चलते ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो अगर अपना फ्रिज चलते चलते ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो उसकी कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए थर्मिस्टर का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला काम है इसका, कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर एक पूछ रहती है, पूछ के अंदर अपने SO2 नाम की गैस भरी जाती है। तो गैस की वजह से अपने थर्मिस्टर सप्लाई कट करता है। अगर गैस बाई चांस अपने गैस निकल जाती है या पूछ अपने कट जाती है तो ये कूलिंग को कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर इस तरीके से अपना कंटिन्यूटी बताता है तो ये एक तो अपने पूछ भी चेक कर लेंगे, पूछ अपने कटी हुई नहीं होनी चाहिए। और तो दूसरी चेकिंग अपने इस तरीके से चेक करेंगे। ऑन करने के बाद दोनों में अपना कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, थर्मिस्टर को अपने ऑफ करेंगे। थर्मिस्टर को अपने ऑफ करने के बाद इस तरीके से चेक करेंगे वापस। तो इस स्थिति में अपने कंटिन्यूटी नहीं बतानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर अपना कंटिन्यूटी नहीं बताता है बंद करने के बाद तो अपने थर्मिस्टर को अपना सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग इस तरीके से करते हैं। एक और चेकिंग दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो बर्फ लेंगे, कोई पात्र में बर्फ लेके इस तरीके से इस पूछ को अपना अंदर दबा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने इस पूछ को अंदर दबा देंगे और यहाँ अपने दोस्तों यहाँ अपने दोनों मल्टीमीटर की दोनों नोक को इस तरीके से इस तरह रख देंगे या किसी माध्यम से इस तरीके से लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपने बर्फ के टुकड़ों में पूछ दबा देंगे। जो इसका पीछे का मुंह है, पूछ के मुंह को अपने बर्फ के टुकड़ों में दबा देंगे। तो ये क्या करेगा, कुछ 5 से 7 मिनट के बाद ये अपने सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा और जिससे अपना कंटिन्यूटी बताना बंद कर देगा। दोस्तों मल्टीमीटर की जगह अपने सीरीज का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अपने सीरीज के दोनों वायर को इस तरीके से इससे लगा देंगे। तो दोस्तों 5 से 7 मिनट के बाद अपना कंटिन्यूटी बताना बंद कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये बर्फ में से इस पूछ को हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस बर्फ में से इस पूछ को हटा देंगे। बर्फ में से पूछ को हटाने के बाद क्या होगा, 5 से 7 मिनट के बाद ये नॉर्मल टेम्परेचर आने पर इसका नॉर्मल टेम्परेचर आने पर ये सप्लाई को वापस अपने आउट करने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों इस सप्लाई को आउट करने लगता है नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद तो ये अपने थर्मिस्टर को अपने सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी चेकिंग 2 तरीके से की जाती है। एक तो अपने कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे और दूसरी अपने बर्फ को टुकड़ों में डालने के बाद अपने दोनों पॉइंट में इस तरीके से अपने चेक करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से चेकिंग समझ चुके होंगे। एक बार तो अपने नॉर्मल तरीके से कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, इसे ऑन ऑफ करेंगे। मल्टीमीटर में अपने मान भी ऑन ऑफ होता है तो इसे अपने सही माना जाएगा। तो दूसरी चेकिंग कोई पात्र लेंगे, उसके अंदर अपने बर्फ को टुकड़े डाल देंगे और पूछ को अपने दबा देंगे। ठीक है दोस्तों, पूछ को दबाने के बाद अपने कुछ टाइम के बाद इस सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा। अगर उस स्थिति में इसे चेक करेंगे, उस स्थिति में इसे लगाएंगे तो क्या करेगा, सप्लाई नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, सप्लाई नहीं बताएगा। फिर क्या करेंगे, इस पूछ को अपने बाहर निकाल देंगे। इस पूछ को अपने बाहर निकालेंगे तो ये नॉर्मल टेम्परेचर आने पर ये वापस अपने सप्लाई को आउट करने लग जाएगा और फिर इसे चेक करेंगे तो अपने कंटिन्यूटी बताने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से डोर स्विच को किस तरह से चेक करेंगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर अपने 2 पॉइंट होते हैं सप्लाई देने के लिए। इसके अंदर अपने 2 पॉइंट होते हैं सप्लाई देने के लिए। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इसे दबाते हैं तो सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा और जैसे इसे छोड़ते हैं तो ये अपने सप्लाई को आउट करने लग जाएगा। जैसे दोस्तों हम बाइक का हॉर्न दबाते हैं तो सप्लाई को आउट करने लगता है, जिससे अपना हॉर्न की आवाज आती है। वापस इसे छोड़ते हैं तो वापस सप्लाई कट हो जाती है और जिससे अपना हॉर्न की आवाज आना बंद हो जाता है। तो दोस्तों उसकी विपरीत दिशा में काम करता है। जैसे हम इसे दबाते हैं तो सप्लाई को ऑफ कर देता है और जैसे इसे छोड़ते हैं तो ये अपने सप्लाई को ऑन कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा होगा जैसे अपने फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो बल्ब अपने ऑन हो जाता है और जिससे फ्रिज का दरवाजा लगाते हैं तो अपना बल्ब अपने ऑफ हो जाता है। दोस्तों इसकी नोक अपने बाहर आने पर इस सप्लाई को आउट करने लग जाएगा। ये वाला पॉइंट अपने इस जगह हट जाएगा जिससे सप्लाई आउट होने लग जाएगी। जैसे गेट की वजह से अंदर की तरफ दबती है तो ये सप्लाई को आउट करना बंद कर देगी। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरीके से लगाएंगे तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद दोनों नॉबों को दोनों पॉइंट पर इस तरीके से लगाएंगे और इस स्विच को अपने ऑन ऑफ करेंगे। स्विच को इस तरीके से दबाएंगे तो जिससे कि अपने मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी आना और जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से लगाने पर, इस दबाने पर कंटिन्यूटी नहीं बताएगा और इसे छोड़ने पर अपना कंटिन्यूटी बताएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने बल्ब, फ्रिज के अंदर जो भी बल्ब प्रयोग किया जाता है वो डायरेक्ट अपने 2 से 20 वोल्ट पर काम करता है। दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर जो भी बल्ब प्रयोग किया जाता है वो अपने डायरेक्ट 2 से 20 वोल्ट पर काम करता है। इसे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट न्यूट्रल फेज की सप्लाई लेंगे और इसे डायरेक्ट इस तरीके से लगा देंगे। अगर बल्ब अपना ऑन होता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है, अगर अपना बल्ब ऑन नहीं होता है तो इसे हम चेंज कर देंगे। ये दोस्तों अपना बल्ब ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, 10, 20, 30, 40 रुपए में आराम से मिल जाता है मार्केट के अंदर। तो अगर इस तरीके से न्यूट्रल फेज की सप्लाई देने पर अपना बल्ब ऑन होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो इस तरीके से अपना चेंज कर देंगे। तो दोस्तों अपना आगे की तरफ कैपेसिटर, क्या है दोस्तों कैपेसिटर है, और कैपेसिटर चेक किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कोई भी अपना 5 पिन सॉकेट लेंगे। दोस्तों आपने 5 पिन सॉकेट देखा होगा, इस तरीके से रहता है। तो दोस्तों कैपेसिटर के दोनों वायर को 5 पिन सॉकेट के अंदर लगाएंगे और इस तरीके से वहां पर टच करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर से अपनी चिंगारी की आवाज आती है। अगर दोस्तों की चिंगारी की आवाज अपने कम है तो उसका मतलब अपने कैपेसिटर डाउन हो चुका है। तो दोस्तों इसकी चिंगारी की आवाज अपनी अच्छी है तो इसे आपने सही माना जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अपना आसानी से इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों पिनों को इस तरीके से 5 पिन सॉकेट में लगाएंगे और इस तरीके से अपने दोनों को आपस में टच करेंगे तो ये क्या अपना चिंगारी निकलेगी। अगर दोस्तों अपनी चिंगारी कम निकलती है तो इसे डाउन माना जाएगा। अगर चिंगारी अपना अच्छी निकलती है तो इसे अपने सही माना जाएगा। तो दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर 2 से 6 एमएफडी तक कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ अपना डिफ्रॉस्ट हीटर, क्या है दोस्तों डिफ्रॉस्ट हीटर। दोस्तों जो भी बाकी की चेकिंग अभी तक बताई है वो अपने सिंगल डोर फ्रिज के अंदर भी प्रयोग किए जाते हैं। अब डबल डोर फ्रिज के अंदर जो भी भाग प्रयोग किया जाता है उसकी चेकिंग अब समझेंगे दोस्तों। मैं आपको डिफ्रॉस्ट हीटर की चेकिंग करके बताता हूँ। तो दोस्तों हम चलते हैं वीडियो की और डिफ्रॉस्ट हीटर क्या काम होता है। डिफ्रॉस्ट हीटर का काम होता है बर्फ को पिघलाने के लिए एक हीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा अब डबल डोर फ्रिज का अपना बड़ा रहता है तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी भी अपनी ज्यादा रहती है। दोस्तों उसके अंदर अपने कुछ टाइम के बाद अपने बर्फ जम जाता है तो उस बर्फ को पिघलाने के लिए अपने एक हीटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अपने हीटर डायरेक्ट 220 वोल्ट पर काम करता है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे। अगर डिफ्रॉस्ट हीटर के अंदर अपने इस तरीके से न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे तो डिफ्रॉस्ट हीटर अपने चलना चाहिए, वो गर्म होना चाहिए। अगर दोस्तों गर्म होता है तो अपने इससे सही माना जाएगा। और ये किसके माध्यम से चलता है, एक टाइमर है दोस्तों आगे की तरफ अपना डिफ्रॉस्ट टाइमर है। तो दोस्तों उसकी सहायता से अपने हीटर को सप्लाई मिलती है और जिससे अपना हीटर चलता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने हीटर 2 तरीके से होते हैं, कास्ट टाइप, कोयल टाइप। दोस्तों अपने बनावट अलग अलग हो सकती है पर काम सभी का एक रहता है। तो दोस्तों इसके अंदर भी अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई देने के लिए 2 वायर रहते हैं, एक में न्यूट्रल दूसरे में फेज दिया जाता है। अगर ये हीटर अपने गर्म होने लगता है तो उसका मतलब अपना सही है, तो अगर ये गर्म नहीं होता है तो इसे अपना खराब माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका काम भी आप समझ चुके होंगे। कुल मिलाकर इसका काम होता है बर्फ को पिघलाने के लिए डिफ्रॉस्ट हीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डिफ्रॉस्ट का अर्थ होता है पिघलाना। तो दोस्तों अपने बर्फ को पिघलाने के लिए डिफ्रॉस्ट हीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके दोस्तों आगे की तरफ बायोमेटल, क्या है दोस्तों बायोमेटल क्या काम होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। ये अपने हीटर है, हीटर को सप्लाई अपने बायोमेटल के द्वारा मिलती है। ये अपने सीरीज में जुड़ा रहता है। अगर दोस्तों अपने हीटर ज्यादा गर्म कर देता है तो इससे अपना फ्रिज की बॉडी पिघल सकती है। तो दोस्तों इसकी सेफ्टी के लिए अपने बायोमेटल का प्रयोग किया जाता है। अगर फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर अपने +5 डिग्री आ जाता है, अगर फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर अपना +5 डिग्री आ जाता है, ये सप्लाई को आउट करना बंद कर देता है जिससे अपना हीटर बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर -5 डिग्री आ जाता है, -5 डिग्री आ जाता है तो इस सप्लाई को आउट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों मैं आगे की तरफ टाइमर के बारे में बताऊंगा तो उस टाइम पर आपको बायोमेटल के बारे में समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों अपना टाइमर सप्लाई देता है तो बायोमेटल को देता है और बायोमेटल के द्वारा अपने हीटर को सप्लाई मिलती है। अगर ये टेम्परेचर इसका अपने +5 डिग्री है तो ये सप्लाई को जाने नहीं देगा, ये सप्लाई को जाने नहीं देगा जिससे अपने हीटर अपने ऑफ रहेगा। अगर अपने बर्फ ज्यादा जम चुकी है, अगर फ्रिज के अंदर अपने बर्फ ज्यादा जम चुकी है तो ये अपने सप्लाई को आउट करेगा। कुछ टाइम के बाद अपना टाइमर सप्लाई देता है जिससे अपने बर्फ पिघलने लग जाता है। तो दोस्तों इसका कुल मिला काम है -5 डिग्री पे ऑन रहता है और +5 डिग्री पे अपने ऑफ हो जाता है। तो इसकी चेकिंग किस तरीके से करेंगे दोस्तों, अगर इसे बाहर निकाल के नॉर्मल तरीके से चेक करेंगे। ये कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। कंटिन्यूटी कब बताता है, ये -5 डिग्री पे अपने ऑन होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने कंटिन्यूटी नहीं बताता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बर्फ का एक पात्र लेंगे कोई भी, उसके अंदर अपने इस तरीके से बर्फ डाल देंगे। तो दोस्तों इस बायोमेटल को इसके अंदर अपना दबा देंगे। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये नीचे वाले मुंह को इस तरीके से बर्फ के अंदर दबा देंगे और हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर अपना -5 डिग्री आता है तो ये उसके बाद अपना कंटिन्यूटी बताने लग जाएगा। मल्टीमीटर के दोनों नोबों को इस तरीके से दोनों वायर पर रखने पर कुछ कंटिन्यूटी बताने लग जाएगा -5 डिग्री जाने के बाद। जैसे इसे बाहर निकालेंगे तो कुछ टाइम के बाद जिससे इसका टेम्परेचर अपना -5 डिग्री से कम आता है तो इस सप्लाई को आउट करना बंद कर देता है जिससे अपना कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। दोस्तों एक और चीज मैं बताता हूँ आपको,
कभी कभी अपना बायोमीटर और थर्मल फ्यूज एक ही में लगे रहते हैं, इससे अपने 4 तार निकलते हैं या 2 वायर निकलते हैं। 4 तार किस वजह से निकलते हैं दोस्तों, 2 वायर इसके और 2 वायर अपने थर्मल फ्यूज के, और चारों अपने एक साथ इस तरीके से निकलते हैं। और कभी कभी अपने 2 वायर निकलते हैं। तो दोस्तों आपको पता है हमेशा अपने फ्यूज अपने सीरीज में जोड़ा जाता है, तो ये किसी भी एक वायर में इस तरीके से अपने जुड़ जाता है, तो अपने बायोमीटर से अपने 2 वायर निकलते हैं। तो दोस्तों इसी के अंदर अपने थर्मल फ्यूज भी लगा दिया जाता है। तो दोस्तों अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर कंटिन्यूटी नहीं बताता है, अगर अपने टेम्परेचर -5 डिग्री है तो ये कंटिन्यूटी बताता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से थर्मल फ्यूज दोस्तों मैंने आपको बताया कि कभी कभी बायोमीटर के अंदर ही लगा रहता है और कभी ये अलग रहता है। अगर दोस्तों ये अलग रहता है तो ये क्या करेंगे, किस तरीके से अपने दोनों नोब को इस तरीके से लगा देंगे, मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे, दोनों वायर को इस तरीके से लगा देंगे। अगर दोस्तों ये कंटिन्यूटी बताता है तो इसे हम सही माना जाएगा, अगर दोस्तों ये कंटिन्यूटी नहीं बताता है तो हम इसे खराब मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका काम मैं समझाता हूँ आपको। अगर अपना बायोमेटल किसी कारण से सप्लाई को कट नहीं करता है, ये +5 डिग्री पर आने पर अपने ओप नहीं होता है, तो ये अपना टेम्परेचर अपने ज्यादा होने लग जाएगा, फ्रिज का टेम्परेचर अपने ज्यादा होने लग जाएगा, जिससे अपना फ्रिज की बॉडी पिघल सकती है। तो उसकी सेफ्टी के लिए उसकी बॉडी को पिघलने से बचाने के लिए अपना थर्मल फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर अपना 70 डिग्री हो जाता है और फिर भी अपना बायोमीटर सप्लाई को कट नहीं करता है, ये हीटर अपना लगातार चलता रहता है। तो फ्यूज क्या करता है, फ्यूज अपना उड़ जाता है, फ्यूज अपने सप्लाई को आउट करना बंद कर देता है, जिससे अपने हीटर बंद हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इसको वायरिंग करके बताऊंगा, उस टाइम पे इसके कनेक्शन समझ में आ जाएंगे। इन दोनों के माध्यम से इसे अपने हीटर को सप्लाई मिलती है। अगर दोस्तों ये अपने सप्लाई को आउट नहीं करेगा तो अपने हीटर अपना ऑफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपना आगे की तरफ डिफ्रॉस्ट टाइमर। अब मैं आपको टाइमर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम अपने टाइमर का होता है, और टाइमर का काम दोस्तों आप जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। तो दोस्तों अपने डबल डोर फ्रिज के महत्वपूर्ण भाग में से टाइमर एक महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर कंप्रेसर जिस तरीके से महत्वपूर्ण भाग रहता है, उसी तरीके से अपने डिफ्रॉस्ट टाइमर भी महत्वपूर्ण भाग रहता है। तो दोस्तों मैं इसके बारे में बताता हूँ और इसकी चेकिंग किस तरह से करेंगे हम। तो आगे की तरफ अपना डिफ्रॉस्ट टाइमर क्या काम होता है, डबल डोर फ्रिज के अंदर आवश्यकता अनुसार कूलिंग मोड से हीटिंग मोड में चलाने के लिए डिफ्रॉस्ट हीटर का प्रयोग किया जाता है। ये अपना आवश्यकता अनुसार कूलिंग मोड से हीटिंग मोड में, हीटिंग मोड से कूलिंग मोड में ले जाने का काम करता है। इसका एक टाइमर रहता है, कोई अपने 8 से 10 घंटे के बाद अपने हीटर को सप्लाई देता है, कोई अपने 11 घंटे के बाद हीटर को सप्लाई देता है। और हीटर पे अपनी सप्लाई कितनी टाइम तक रहती है, 10 से 15 मिनट के लिए अपने हीटर को सप्लाई मिलती है। ठीक है दोस्तों, और हीटर को सप्लाई किसके माध्यम से मिलती है, तो दोस्तों अपने हीटर को सप्लाई मिलती है वो अपने बायोमीटर को मिलती है, और बायोमीटर के बाद अपने हीटर को सप्लाई मिलती है। मैं इसकी वायरिंग करके बताऊंगा, उस टाइम पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अपने सभी कंपनी के टाइमर अपने देखने में अलग अलग हो सकते हैं, सभी कंपनी के टाइमर देखने में अलग अलग हो सकते हैं, सभी का काम अपना सेम रहता है। तो दोस्तों इसके अंदर अपने 4 पिन होती है, और जिस पिन का जो काम रहता है वो वही पिक्स रहता है, जिससे अपने 1 नंबर का न्यूट्रल का पॉइंट रहता है। तो सभी टाइमर में अपने 1 नंबर का पॉइंट अपने न्यूट्रल का रहता है। उसी तरीके से 3 नंबर का अपने फेस का रहता है। दोस्तों अपने सभी कंपनी के टाइमर में 3 नंबर का हमेशा अपने फेस का रहता है। ठीक है दोस्तों ये मान अपने चेंज नहीं होते हैं। उसी तरीके दोस्तों अपने 2 नंबर अपने हीटर के लिए होता है, 2 नंबर अपने हीटर के लिए रहता है, और अपने 4 नंबर अपने कूलिंग के लिए रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन पिनों का काम सेम रहता है। अपने 1 नंबर का काम अपने न्यूट्रल के लिए होता है, न्यूट्रल की सप्लाई को अपने टाइमर के अंदर इन कराया जाता है। तो उसी तरीके से 3 नंबर की पिन से अपने फेस की सप्लाई को इन कराया जाता है, जिससे अपने टाइमर के अंदर एक मोटर लगी रहती है, और जो मोटर अपने ऑन हो जाती है। ये मोटर के माध्यम से अपने कुछ टाइम के बाद अपने हीटर को सप्लाई मिलती है, और कुछ टाइम के लिए अपने कूलिंग को सप्लाई मिलती है। तो दोस्तों अपने 4 नंबर के माध्यम से कंप्रेसर सप्लाई मिलती है, कंप्रेसर अपने चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका काम आप जान चुके होंगे। ये आवश्यकता अनुसार हीटिंग मोड से कूलिंग मोड में सप्लाई देने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आवश्यकता अनुसार जो अपने फ्रिज की जितनी आवश्यकता है, या तो उसके आधार पर आपने एक बार 2 नंबर पर सप्लाई देगा, उसके बाद अपने 4 नंबर पे देगा। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ टाइम के बाद जैसे 8 से 10 घंटे के बाद वापस अपने 2 नंबर को सप्लाई देगा। सभी टाइमर की सेटिंग अलग अलग रहती है, कोई अपने 8 घंटे के बाद हीटर को सप्लाई देता है, कोई अपने 10 घंटे के बाद हीटर को सप्लाई देता है। तो इस तरह से अपना टाइम चेंज हो सकता है। तो पर दोस्तों ये पिनों का मान अपना कभी चेंज नहीं होता है। 1 नंबर का अपने न्यूट्रल के लिए रहता है, 2 नंबर अपने हीटर के लिए रहता है, 3 नंबर अपने फेस इन कराने के लिए होता है, उसी तरह से 4 नंबर अपने कूलिंग के लिए रहता है। और 4 नंबर से अपने एयर फ्यूल को सप्लाई मिलती है और कंप्रेसर को मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी वायरिंग करके बताऊंगा, उस टाइम पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसकी चेकिंग किस तरह से करेंगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों उसी तरीके से मल्टीमीटर किलोमीटर लेंगे और इसे कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने के बाद एक पिन को अपने 3 नंबर पर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक पिन को अपने 3 नंबर पर रखेंगे और दूसरी पिन को अपने 4 नंबर पर रखेंगे। पहली स्थिति में अपने 4 नंबर पर अपने कंटिन्यूटी बतानी चाहिए, ये अपने 4 नंबर पर अपना कंटिन्यूटी बताएगा। ठीक है दोस्तों,
अब क्या करेंगे, इसमें एक बटन भी रहता है, ये टाइमर के पीछे की तरफ एक बटन भी रहता है, तो बटन को घुमाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अपने टाइमर के पीछे वाले बटन को घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए अपने 2 नंबर पर सप्लाई मिलेगी, एक खट की आवाज आएगी, उसके बाद अपने 2 नंबर पर अपनी सप्लाई मिलने लग जाएगी। तो दोस्तों उसी तरीके से एक पिन को अपने 3 नंबर पर रखेंगे और दूसरी पिन को अपने 2 नंबर पर रखेंगे, उसको घुमाने के बाद अपने 2 नंबर पर सप्लाई बताएगा। पहली स्थिति में अपने 4 नंबर पर सप्लाई बताएगा और दूसरी स्थिति में अपने घुमाने के बाद 2 नंबर पर सप्लाई बताएगा। तो 3 नंबर का अपने हमेशा फेज इनके लिए रहता है, तो एक पिन को हमेशा यहाँ फिक्स करके रखेंगे, एक पिन को अपने फिक्स कर लेंगे 3 नंबर पे, दूसरी पिन से अपने बारी बारी से इस तरीके से चेंज करके देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी चेकिंग आप समझ चुके होंगे। एक बार अपने 4 नंबर पर सप्लाई आएगी और इसे घुमाने के बाद अपने 2 नंबर पर सप्लाई आएगी, और ये 2 नंबर की सप्लाई कुछ टाइम के लिए रहती है, जिससे हम इसे घुमाते जाएंगे और एक कट की आवाज आएगी, और जैसे कट की आवाज आती है तो अपने 2 नंबर पर सप्लाई आ जाती है, और फिर इसे घुमाएंगे तो अपने फिर कट की आवाज आएगी और फिर अपने 4 नंबर पर सप्लाई आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी प्रैक्टिकल की वीडियो बना चुका हूँ, मैं टाइमर की चेकिंग किस तरह से करते हैं मैं इसकी प्रैक्टिकल की वीडियो बना चुका हूँ। आप चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं, डीप फ्रास्ट टाइमर की चेकिंग, और पीछे कोटा टेक्निकल लिखी है, तो दोस्तों टाइमर की चेकिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से आपने एयरपोर्ट फैन, एयरपोर्ट फैन का क्या काम होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। एयरपोर्ट फैन दोस्तों अपने एयरपोर्ट के आगे की तरफ लगा रहता है। दोस्तों ये क्या करता है, अंदर की कूलिंग को, अंदर की एयरपोर्ट के अंदर की कूलिंग को खींचकर अपने फ्रिज के नीचे तक पहुंचाने का काम अपने एयरपोर्ट फैन का होता है। ये अपने एयरपोर्ट के आगे की तरफ लगा रहता है, वहां से अपने ठंडी हवा खींचेगा और फ्रिज के नीचे तक पहुंचाने का काम अपने फैन का होता है। ठीक है दोस्तों, अपने डायरेक्ट 220 वोल्ट पर काम करता है, तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। अगर दोस्तों अपने डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई देने पर अपने फैन चलता है तो इसे सही माना जाएगा। अगर दोस्तों ये सप्लाई देने के बाद नहीं चलता है तो इसे हम खराब माना जाएगा। दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर एक अडाप्टर रहता है, नली टाइप रहता है, तो उसके माध्यम से अपने पूरी ऊपर से नीचे तक हवा जाती है। मैं डबल डोर फ्रिज की प्रैक्टिकल की वीडियो बनाऊंगा, उस टाइम पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा किस तरह के अडाप्टर रहते हैं। मतलब कि एक नली टाइप रहता है, बीच में एक जगह रहती है, तो बीच में छिद्र रहते हैं जिसके माध्यम से अपने हवा निकलती है, या अपने ठंडी हवा ऊपर से अपने एयरपोर्ट फैन फेंकता है। तो दोस्तों अडाप्टर के माध्यम से डबल डोर फ्रिज अपने नीचे से ठंडा करता है, और ये हवा कहाँ से आती है, अपने एयरपोर्ट फैन के माध्यम से नीचे तक हवा आती है। तो ठीक है दोस्तों, इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। अगर अपने एयरपोर्ट फैन चलता है तो इसे सही माना जाएगा, अगर अपने एयरपोर्ट फैन नहीं चलता है तो इसे अपने खराब माना जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर डबल डोर फ्रिज के अंदर जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक भाग प्रयोग किए जाते हैं उन सभी का कार्य किस तरह से करता है, किसका क्या काम होता है, उसकी चेकिंग किस तरह से करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपने जितना भी इलेक्ट्रॉनिक भाग प्रयोग किया जाता है डबल डोर फ्रिज के अंदर सबकी चेकिंग आप समझ चुके होंगे, और किसका क्या काम होता है वो भी आप समझ चुके होंगे। अगर दोस्तों वीडियो संबंधी आपके मन में क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों वीडियो में आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार देखिए। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन दूर नहीं होता है तो जिससे मैं आपको एक बार समझाऊंगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में प्यार से कमेंट भी कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। मैं इसके पीछे वाली वीडियो में इसकी वायरिंग करके बताऊंगा, डबल डोर फ्रिज की वायरिंग किस तरह से करते हैं उसकी वायरिंग बिल्कुल आसानी से करके बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बारी बार से कराऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।